6 जून 2024 को एक बहुत ही दर्दनाक घटना की खबर आती है। 22 हाईली एक्सपीरियंस ट्रैकर्स उत्तराखंड के सहस्त्रताल को सबमिट करके वापस अपने बेस कैंप लौट रहे थे। अचानक मौसम खराब होता है और उस बीच भारी बर्फबारी, घने धुंध और ओले पड़ने की वजह से इनके सामने एक वाइट आउट सिचुएशन आ जाती है। मतलब इनके सामने एक सफेद पर्दा आ चुका था और विजिबिलिटी हो गई थी एकदम शून्य। इनका ट्रैकिंग गियर और खाने पीने का सामान पीछे लांभाताल के कैंप साइट पर सपोर्ट स्टाफ के साथ था। परिणाम ये हुआ कि इस बिगड़ते मौसम की वजह से पीछे जो इनका सपोर्ट स्टाफ था उनके साथ इनका कनेक्शन टूट जाता है। भारी बर्फबारी के बीच रात भर एक पत्थर के नीचे ठिठुरते हुए बिना किसी भोजन पानी के ये बस उम्मीद लगा के बैठे थे कि कल सुबह होगी, हमारी टीम आएगी और हमें बचा लेगी। पर अगले दिन जब लांभाताल के कैंप साइट पर फंसे सपोर्ट स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो इन लोगों ने पाया कि इन 22 लोगों के ग्रुप में से 5 लोगों की डेड बॉडी एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे दफन हुई पड़ी थी। ये सारे के सारे बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैकर्स थे। दोस्त, अभी जो आपने सुना, ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसके चंगुल में हर साल सैकड़ों ट्रैकर्स फंसते हैं। पर हिमालय के घने पहाड़ों के बीच ट्रैक करते हुए कभी कभी इन ट्रैकर्स के साथ कुछ ऐसी घटना भी घट जाती है जिसे कोई साइंस, लॉजिक या रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और फिर उसे एक टर्म दिया जाता है, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। आज की घटना एक ऐसे ट्रैकर ग्रुप की है जिसे सुनने के बाद आपका हिमालय के जंगलों में विचरण करने वाली सुपरनैचुरल एंटिटीज पर भरोसा बहुत पुख्ता हो जाएगा। ये कहानी रजत की है, जो देहरादून में रहकर यहाँ के एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। देखो, वैसे रजत का घर तो पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी गांव में है और बचपन में इसी गांव के सरकारी स्कूल से उसने पढ़ाई लिखाई की थी। इसके साथ ही रजत को हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स करने का बहुत ज्यादा शौक भी था। अब देहरादून में रहते हुए रजत को जब भी छुट्टी मिलती वो आसपास के पहाड़ों पर ट्रैक करने निकल जाया करता था। पर अभी जो रजत का अगला ट्रैक होने वाला था उसमें उसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे रजत पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। दोस्त, अक्टूबर 2023 की बात है। एक शाम रजत देहरादून के अंदर अपनी बाइक पर कैंपिंग का सामान लोड करता है और फिर वहां से कोई 50 किलोमीटर राइड करके ऋषिकेश पहुंचने के बाद रजत ने एक हॉस्टल के अंदर बंक बेड ले लिया था। अगली सुबह रजत ऋषिकेश से निकल के और 50 किलोमीटर आगे जाता है जहां से उस ट्रैक की शुरुआत होनी थी। ये एक छोटा सा गांव है जहां रजत पहुंच चुका था। फिलहाल मैं उस गांव का असली नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो की वजह से उस गांव की टूरिज्म इम्पैक्ट हो। तो गांव का नाम हम जोगीपुर रख देते हैं। अब जोगीपुर एक बेस विलेज है जहां से 18 किलोमीटर ट्रैक करके रजत को समिट करना था, और समिट करने के साथ ही आपको देखने को मिलेगा त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंभा पीक्स का 360 डिग्री व्यू। इनफैक्ट जो ये पूरा ट्रैक वाला रास्ता है इसे पुराने टाइम में लोग देवप्रयाग जाने के लिए यूज किया करते थे। आज के टाइम पे तो देवप्रयाग पहुंचने के लिए प्रॉपर हाईवे बन चुका है, पर जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके आज भी इस रास्ते से देवप्रयाग की तरफ जाते हैं। ये 18 किलोमीटर का ट्रैक रजत के लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। सुबह 8 बजे रजत ट्रैक स्टार्ट करता है और इसका अनुमान था कि 7-8 घंटे में ये समिट पर पहुंच जाएगा। वहां पर रात को कैंपिंग करेगा और अगली सुबह उतर के वापस ऋषिकेश आ जाएगा। पर कई बार प्रकृति के सामने जो हमारा प्लान होता है ना, वो धरा का धरा रह जाता है। अभी जोगीपुर गांव के एक मंदिर के पास उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और वहां से रजत ट्रैक स्टार्ट करता है। ये पूरा रास्ता बुरास, चीड़ और बांज के पेड़ों से भरा हुआ था। दोस्त, अभी रजत को ट्रैक स्टार्ट किए कोई 1.5 घंटे हो चुके थे और इस बीच जब वो गांव को पार करके घने जंगल के बीच से गुजर रहा था तभी इसकी नजर सामने एक मैगी पॉइंट पर पड़ती है। रजत ने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो इसने सोचा कि चलो वहीं पर चाय मैगी खाने के बाद अच्छा, इसके बीच ही अघोरी बाबा इनको एक बात बताते हैं कि जो तुम्हारा समिट है
जहां पर तुम टॉप पे पहुंचने वाले हो उससे 200 मीटर पहले एक आधी किलोमीटर का बहुत ही घना स्ट्रेच आएगा। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और यहां तक कि दिन के टाइम में भी। जंगल के घनत्व की वजह से सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि वो वाला स्ट्रेच शुरू होने से पहले तुमको एक साइन बोर्ड मिल जाएगा, आगे घना जंगल है, सावधानी से चलें। तो तुम लोग वो आधा किलोमीटर का एरिया साथ में ही पार करना, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा उस जगह पे। ये सब बताकर अघोरी बाबा अपनी जगह से उठे और नेपाली अंकल आंटी को अपने चाय के पैसे देने लगे। तब रजत ने मना कर दिया कि बाबा, आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। बाबा ने बोला कि यहां से सिर्फ 100 मीटर नीचे मेरी कुटिया है, और वहां पे मैं भैरव बाबा की साधना करता हूं। अब मन हो तो चलो, एक बार दर्शन करके आ जाओ वहां से। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, यहां पे क्या होता है। रजत ने जो दूसरे ट्रेकर ग्रुप के लोग थे उनको भी बोला कि आप लोग भी चलिए, दर्शन करके आते हैं। ये सब उठे अपनी जगह से चलने के लिए, और अघोरी बाबा ने सना की तरफ उंगली करते हुए मना कर दिया कि वो लड़की नहीं जाएगी। सना ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इत्र लगाया हुआ था। अघोरी बाबा ने बोला कि नहीं, इतने स्ट्रांग स्मेल के साथ मैं इसे नहीं लेके जा सकता हूं उस जगह पे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो पीयूष और आदित्य सना के साथ आए थे उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं रजत, तुम खुद जाओ, तुम दर्शन करके आ जाओ, हम यहां पे वेट कर रहे हैं। अब रजत अघोरी बाबा के साथ नीचे उतर कर जाने लगता है उनकी कुटिया तक। रजत उस जगह पहुंचा और देखा कि एक कुटिया बनी हुई है, और उसके सामने भैरव बाबा का मंदिर था। वहां पे हाथ जोड़ के रजत प्रणाम करता है। अभी अघोरी बाबा अपनी कुटिया के अंदर गए और जिस चौकी पर वो सोते थे उसके गद्दे को उठाया। उस गद्दे के नीचे एक काले धागे का गुच्छा था, और साथ में उन्होंने रजत को, आप लज्जाना समझते हैं जो प्रसाद में दिया जाता है, लज्जाना और मूंगफली, एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया उसको। रजत अभी प्रसाद और धागा लेके अपने साथ वापस मैगी पॉइंट पर आ जाता है, और यहां से पीयूष, आदित्य और सना के साथ ये लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब इस मैगी पॉइंट से इन लोगों ने ट्रैक आगे स्टार्ट किया ना, तो इनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा पीछे पीछे। एकदम चिल होके हंसी मजाक करते हुए ये लोग अपना ट्रैक कर रहे थे। और इसी बीच रजत बोलता है सना को कि यार, तुम बुरा मत मानना बाबा का, इनका अपना कुछ रूल रेगुलेशन होता है तो वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सना ने भी बोला कि हाँ, मैं समझती हूं इस बात को, और मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना उनका। अच्छा, जो इनका ट्रैक का सबमिट था वो 2500 मीटर की हाइट पे था। ये लोग जैसे जैसे एलिवेशन गेन कर रहे थे ऊपर टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा था दोस्त। इन्होंने अपने अपने बैग से जैकेट निकाल के पहना, और ये लोग साथ में 3 टेंट कैरी कर रहे थे। एक तो जो रजत के पास था वो सिंगल पर्सन टेंट था। बाकी पीयूष, आदित्य और सना ने 2 पर्सन टेंट लिया हुआ था। तो इनका प्लान था कि एक टेंट में आदित्य और सना सो लेंगी, और दूसरे वाले टेंट में पीयूष अकेले। जैकेट का जिप बंद करके ये लोग आगे बढ़ते हैं, और कोई शाम के 5 बजे इनको वो साइन बोर्ड दिखा जो कि अघोरी बाबा ने बताया था। आगे घना जंगल है, सावधानी से पार कीजिएगा। यहां पर रजत और पीयूष ने अपना अपना टॉर्च ऑन किया। दोनों एंड पे ये 2 लड़के खड़े हो गए, और बीच में इन्होंने सना और आदित्य को रख दिया। फिलहाल जो कुत्ता था इनके साथ वो आगे आगे चल रहा है, और ये लोग इसको फॉलो करते हुए जंगल के अंदर एंटर करते हैं। अभी ये आधा किलोमीटर का जो स्ट्रेच था ना, एकदम घनघोर अंधेरा। ठीक है, इन सब ने एक दूसरे का जैसे जैसे हाथ पकड़ा हुआ है, ये लोग चल रहे आगे की तरफ। और जैसे ही उन लोगों ने वो आधा किलोमीटर का स्ट्रेच पार किया, जो सामने कुत्ता चल रहा था वो इनकी तरफ मुड़ता है, और वो गुर्राने लगा। भौंक नहीं रहा था, बस गुर्राए जा रहा था इन सब की तरफ देख के। पर इन सब ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब यहां सीन देखना क्या होता है। ये लोग पास से सूखी लकड़ी चुन के लाते हैं, और जब रजत और पीयूष उन लकड़ियों को लगा रहे थे आग जलाने के लिए, तब जो ये कुत्ता था इसके भौंकने की इंटेंसिटी बहुत तेज हो चुकी थी।
इसी बीच जो सना है ना, वो एक पत्थर उठा के इस कुत्ते की तरफ फेंकती है। कुत्ता और जोर जोर से घुर्राने लगता है। सना बोलती है रजत और पीयूष से कि यार इसको भगाओ, मुझे डर लग रहा है इससे। पीयूष ने बोला कि क्या हो गया यार, मतलब कुत्ता ही तो है, डर क्या, अब साथ में तो आया हमारे। तो सना बहुत चिल्ला के बोलती कि नहीं, इसको भगाओ यहां से, मेरे को डर लग रहा है, मैं यहां कंफर्टेबल नहीं हूं उसके सामने। इनको बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसे क्यों बिहेव कर रही है सना। अब मजबूरी में रजत और पीयूष ने डंडा उठा के उस कुत्ते को भगाया वहां से। और जब वो उनके टेंट से कोई 100 मीटर दूर गया ना, तब वो उनके टेंट की तरफ एक बार पीछे मुड़ के देखता है, और ना यहां पर वो कुत्ता रोने लगा। तब रोते रोते उस जंगल की तरफ भाग गया जिधर से ये लोग आए थे। अभी रजत और पीयूष को बुरा भी लग रहा था कि यार भगा दिया हमने फालतू में उसको। खैर, ये लोग बोलते हैं सना से, खुश है ना, अब तू चला गया यहां से। वो सना कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप साइलेंट होकर जो बोन फायर की लकड़ी सजी हुई थी उसकी तरफ देख रही थी। रजत और पीयूष ने लकड़ी में आग लगाई, और जैसे ही इन्होंने उस लकड़ी के ऊपर बर्तन रखा, सना बोलती है कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं सिगरेट पी के आती हूं थोड़ा। अदिति बोलती है कि मैं भी चलती हूं तेरे साथ ना। तो इस पे सना ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए इस समय। अभी कोई 7 बज रहे थे। सना चल के वहां से जाती है तालाब के पास और किनारे बैठकर अपना सिगरेट चला लेती है। सिगरेट पीते पीते सना कभी कभी अपना पैर उस तालाब के अंदर डाल रही थी और बाहर निकाल रही थी। सना को इस तालाब के किनारे बैठे कोई 20 मिनट हो चुके थे, और तभी इसे पीछे थोड़े डिस्टेंस से अदिति की आवाज सुनाई देती है। उसने बोला सना को पीछे से कि यार तू यहाँ पे अकेले बैठी है, तो मैंने भी सोचा क्या कि यहाँ बैठ जाओ, और मेरा भी थोड़ा सिगरेट पीने का मन हो रहा था। ये बोलते बोलते अदिति सना के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। सना बोलती है कि ऐसे खड़ी क्यों है, आके बैठ इधर साइड में। इस टाइम पर न बहुत हल्का सा मून लाइट था, और उसके रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रही थी। चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं थी। अदिति आके बैठती है सना के पास। सना ने उसकी तरफ बिना देखे ऐसे सिगरेट पास किया उसको। अदिति सिगरेट लेती है उससे और फूंकने लगती है। अदिति चुपचाप साइलेंट होकर बैठी है वहां पे, और उसने कुछ 7-8 कश खींच लिए थे सिगरेट के। अदिति का बाल यहां पर पूरा खुला हुआ था। सना उसकी तरफ थोड़ा सा अपना हेड टर्न करती है और बोलती है कि सारी सिगरेट तू ही खत्म कर देगी क्या, ला पास कर मुझे। अदिति हाथ में ऐसे सिगरेट दबा के सना की तरफ मुद्दती है, और सना ने देखा कि अदिति का जो ये पूरा आंख वाला एरिया है ना, यहाँ पे एकदम काला गड्ढा है, मतलब आंख है ही नहीं उसका, और बहुत ज्यादा डरावनी शक्ल लग रही थी उसकी। सना यहाँ पे जोर से चिल्लाना चाह रही है, पर उसकी आवाज ही नहीं निकली गले से। आदित्य उसकी तरफ देखकर एकदम ऐसे स्माइल कर रही, विड्डाश तरीके से, और उसके दांत के बीच बीच में न पूरा कालापन था। उसने अपना दूसरा हाथ सना की तरफ बढ़ाया और उसके गाल पे ऐसे टच किया, और जैसे ही गाल पे टच किया ना, सना को ऐसा फील हुआ कि किसी बहुत ज्यादा ठंडे बर्फ में जमे हुए रॉड से किसी ने उसका गाल टच किया है। भाई, सना वहीं पर तालाब के किनारे नीचे गिर गई। अब देखो, सना को कैंपसाइट से तालाब के किनारे आए हुए कोई आधे घंटे हो चुके थे, और जो यहाँ कैंपसाइट पर लोग बैठे थे, इन्होंने आवाज दिया सना को कि सना आ जा यार, यहाँ खाना बन गया है। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया सना की तरफ से। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सना को वापस लेके आते हैं। हो सकता है कुत्ते को भगाने को लेकर जो हमने सना को बोला, इसकी वजह से वह नाराज हो गई है। ये लोग पहुंचते हैं सना के पास और देखते हैं कि सना तालाब के किनारे लेटी हुई है। ऐसे दौड़ के पहुंचे ये लोग सना के पास, उसको सीधा किया। तू लेके क्या, तू अपने चावल दे मेरे को। अदिति भी यहां पर थोड़ी डर गई थी भाई, उसने भी उठाकर अपने चावल दे दिया सना को। पीयूष की तरफ उसने सर किया तो पीयूष ने भी अपने हिस्से का उठाकर दे दिया। सना ने वो सब चावल खत्म कर दिया अकेले। इन लोगों ने हार्डली 4-5 चम्मच खाया होगा।
फिर इन्होंने डिसाइड किया कि यार अभी बहुत थकान हो चुकी है, चलो थोड़ा थोड़ा रम पीते हैं, ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अंताक्षरी खेल के हम लोग सो जाएंगे। रजत सबके लिए गर्म पानी के अंदर रम बनाता है और इन लोगों ने चीयर्स किया साथ में। पर जो सना लड़की थी, ये उस रम को पीती नहीं है। इसके बाल खुले हुए थे और जो बाल का बिल्कुल टिप था, इसको उस रम से वो गीला कर रही थी और गीला करके दांत से चबा रही थी अपने बाल को। और चबाने के बाद उसे थूक रही थी उस कैंप फायर में, जिस आग के अंदर इन लोगों ने खाना बनाया था। भाई, ये सब देख के इनकी हालत खराब। इन लोगों को समझ आ गया था कि सना के साथ यहां कुछ तो गड़बड़ है। अभी रजत ने माहौल को थोड़ा लाइट बनाने के लिए सबसे बोला कि जल्दी जल्दी अपना पैक खत्म करो, हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। इन लोगों ने अंताक्षरी खेलना स्टार्ट किया, शुरू किया। पहले रजत ने गाया, फिर अदिति ने, और उसके बाद सना की बारी थी गाने की। सना ने जैसे ही पहली लाइन गाई, ये सारे के सारे शॉकड हो गए, एकदम सना की तरफ देखने लगे, क्योंकि भाई ये सना की आवाज थी ही नहीं। ये एक बहुत ही भारी आवाज थी किसी औरत की, और वह पहाड़ी लैंग्वेज में इस गाने को गा रही थी। रजत, बीइंग अ पहाड़ी, बहुत ज्यादा सतर्क हो चुका था यहां पे। वह तुरंत पीयूष और अदिति को बोलता है कि तुम लोग फटाफट आके मेरे साइड में बैठो। पीयूष और अदिति तो वैसे ही डरे हुए थे। ये लोग आके रजत के पास बैठ गए और फिर इन तीनों ने एक टक सना की तरफ देखना स्टार्ट किया। रजत ने उससे पूछा कि सना, तुझे पहाड़ी कैसे आती है? तू तो दिल्ली की रहने वाली है ना? तब सना ऐसे फेस उठा के रजत की तरफ देखती है और उसी पहाड़ी लैंग्वेज में पूछती है रजत से कि तू बचाएगा क्या इन दोनों को? और इतना बोल के वो फिर से गाना गाने लगती है। अब देखो, रजत था तो पहाड़ी और गांव के अंदर ही वो बड़ा भी हुआ था, तो इसने अपने दादा दादी से थोड़ा बहुत सीखा था कि इस सिचुएशन में अगर किसी के ऊपर प्रेत आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। रजत ने यहां पर अपना वहीं से ब्रिजुअल फॉलो किया और जो बोन फायर की लकड़ी थी, आग लगी हुई, उसे उठा के सना के पास लेकर जाता है। इसकी और सना के बीच थोड़ी देर बात होती है और सना उसके बाद मतलब शांत हो गई, और शांत होने के बाद ये बोलती है कि मैं जा रही हूं अपने टेंट में सोने। और ऐसा बोल के सना अपने टेंट के अंदर चली जाती है। अब देखो, वह था तो 2% टेंट जिसमें सना और अदिति को सोना था। तो रजत, पीयूष और अदिति ने डिसाइड किया कि जो अदिति है वह रजत के टेंट में सो जाएगी, जो सिंगल पर्सन टेंट था, और पीयूष और रजत जो दूसरा 2% टेंट था उसमें सो जाएंगे। अभी अदिति अकेले अपने टेंट में सोने से तो बहुत डर रही थी। तो रजत ने बोला कि तू टेंशन मत ले, सना शांत हो जाएगी, मैंने कर दिया काम, तू जाके सो आराम से। अभी अदिति उस सिंगल पर्सन टेंट के अंदर चली जाती है और रजत और पीयूष एक टेंट में लेट जाते हैं। अभी कोई आधे घंटे हुए थे इनको लेटे हुए। नींद तो आ नहीं रही थी किसी को भी, और अचानक इनको सना के टेंट से ऐसी खुरखुद्दाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते हैं कि सना अपने टेंट का चैन खोल रही है। ये लोग भी फटाफट बाहर निकलते हैं। सना के हाथ में मोबाइल फोन था उसका। वह बोलती है इनसे कि यार, मेरी मम्मी का 13 मिस्ड कॉल आया हुआ है, मुझे इनको कॉल करना पड़ेगा कैसे भी। मम्मी मेरे छोटे भाई के साथ अकेले रहती है और जरूर कोई इमरजेंसी आया होगा, तभी उन्होंने 13 बार कॉल किया। आज से पहले कभी कॉल नहीं किया था उन्होंने इतनी बार। ये पीयूष को बोलती है कि तू चल मेरे साथ नीचे जंगल तक, वहां पर नेटवर्क मिलेगा मुझे और मैं कॉल कर लूंगी। पीयूष क्यों ही जाने जाए भाई, इसकी वैसी ही फटी हुई थी बुरी तरीके से। फिर ये अदिति से बोलती है कि यार, तू चल दे प्लीज, मेरे को बात करना बहुत जरूरी है। अदिति अभी रजत और पीयूष की तरफ देखती है और यह थोड़ा सा तैयार होती है कि ठीक है, चलती हूं मैं तेरे साथ। और रजत बीच में ठोक देता है। वह बोलता है कोई कहीं नहीं जाएगा और सना तू चुपचाप अंदर सो, कल सुबह तू कॉल कर लेना आंटी को। अभी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे, एकदम चुपचाप होके यहां बैठे रहो बस। अघोरी बाबा ने रजत को जो धागा दिया था, रजत उस धागे को बाहर निकालता है और ये सारे के सारे वह धागा पकड़ के बैठ गए। अब यहां ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही थी दोस्त। रजत, पीयूष और अदिति
ये तीनों एक ही टेंट के अंदर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। सबकी नींद उड़ चुकी थी यहाँ पे। इनको 15 से 20 मिनट तक सना के बार बार पुकारने की आवाज सुनाई देती रही, और उसके बाद ये आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। अदिति यहां अंदर बैठ के जोर जोर से रो रही थी। रजत, पीयूष उसे चुप करा रहे थे, और ये लोग रात भर ऐसे ही चुपचाप उस धागे को पकड़कर बैठे रहे। अब देखो, ये लोग इतना ट्रैक करके आए थे तो इनको थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी। रात को कैसे नींद आई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला इनको। सुबह जिन रजत की जब नींद खुली तो इसने देखा कि पीयूष और अदिति बिल्कुल बेसुध हो के टेंट के अंदर लेटे हुए हैं। अब आगे सुनो क्या होता है। रजत इन दोनों को उठाता है। इन लोगों ने अपना टेंट का चैन खोला, और जैसे ही ये लोग बाहर निकले, ये देखते हैं कि सना जो है अपने टेंट के बाहर चुपचाप बैठी हुई है। सना ने जैसे ही रजत को देखा, उसका हाथ पकड़ लिया इसने, और हाथ पकड़ के जोर जोर से रोने लगी भाई। रजत एकदम शर्मिंदा होके उसे देख रहा है सना की तरफ। उसने बोला कि क्या हुआ कल रात को, हम लोग नहीं आ पाए, सब बहुत डर गए थे। तब सना बोलती है, क्या बात कर रहा है रजत, तू ही तो मुझे यहां तक लेके आया वापस जंगल से। इनका दिमाग हिल गया भाई। ये क्या बोल रही है सना। पीयूष, अदिति रजत की तरफ एकदम शौक में देखने लगे। यार, ये तो रात भर हमारे साथ था, तुझे कब घर लाने के लिए। फिर रजत इसको शांत करता है। वो चुपचाप बैठ और पूरी बात बता क्या हुआ था। तब सना बोलती है कि मैं उस जंगल के थोड़ा सा अंदर गई थी और मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ गया था। मैंने मम्मी को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि यहां पहुंचकर मैंने एक बार भी कॉल नहीं किया मम्मी को, तो इसलिए वो परेशान हो रही थी। बस मैं ठीक से पहुंच गई थी, ये कंफर्म करने के लिए इतनी बार कॉल किया था उन्होंने। फिर सना ने बोला कि मैं अभी मम्मी से बात कर ही रही थी कि अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, और मेरे गले के पास एक बहुत ही ठंडी हवा का सेंसेशन फील हुआ मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है मेरे। और एक कान पे मैंने फोन लगाया हुआ था और दूसरे कान पे उस एंटिटी की आवाज आ रही थी। मैं डर के उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ी, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा देखने के लिए कि कौन है, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही ब्लैक कलर का साया किसी औरत का, वो मुझे घूर रहा है। और तभी मैंने चिल्लाया था बहुत जोर से, और ये चीख सना की इन सबको सुनाई दी थी रात को। सना ने बोला कि जैसे ही मैंने दूसरी बार चिल्लाया, वो साया बहुत तेजी से मेरे सामने आके टकराता है मुझसे, और मैं फिर वहीं गिर गई। और मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी टांग खींच के नीचे जंगल की तरफ ले जा रहा है। फिर रजत, पीयूष और अदिति ने पूछा कि उसके बाद क्या किया तूने। सना बोलती है कि मैं कुरान की आयत पढ़ने लगी जोर जोर से, और उसके थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ। फिर उसके बाद फिर सना ने बताया कि जब मेरी हल्की सी आंख खुली तो रजत, मैंने देखा कि तू सामने खड़ा है मेरे। तेरा फेस बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर मुझे इतना पता चल गया था कि तू खड़ा है, और तू मुझे अपने कंधे पर रख के यहां कैंप तक लेकर आया। इसके बाद तूने मुझे कैंप के अंदर सुला दिया, और फिर तू चला गया वहां से। भाई साहब, इन सब के होश उड़ चुके थे इस समय। रजत एक शब्द नहीं बोलता है। रजत और पीयूष ने फटाफट अपना टेंट बांधा और ये वापस नीचे आ गए। सेम उसी मैगी पॉइंट पर आके रुकते हैं, और यहां पर इन सब ने जो नेपाली अंकल आंटी थे उनसे सारी बातें बताई। तब उन आंटी ने बोला कि बेटा, वो एक छालावा था जिससे तुम लोग लकीली बच के आ गए हो। उन्होंने बोला कि आज से कई साल पहले जब ये रोड नहीं बना था, देवप्रयाग जाने। हमारी कहानी देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उसे सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको। और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले।